चलिए फिर से स्वागत है आजीवन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार के कड़ी में आर्टिकल 16। और आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जो भी वैकेंसियां हैं, जो नौकरी के लिए आवेदन लिए जाते हैं, उसमें सभी के लिए अवसर की समानता होगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा। ये 16(1) में कहता है। आर्टिकल 16(1) में लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता होगी। राज्य ये नहीं कह सकती है कि आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब कोई वैकेंसी आती है, जब अवसर की बात आती है राज्यों के स्तर से, तो उसमें सब लोग वैकेंसी को फुलफिल करते हैं, सब लोग अपना आवेदन देते हैं। आवेदन देने में जो समानता है वो बनी रहेगी। तो वही कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब ये है कि लोक नियोजन सरकारी सर्विसेज के लिए, सरकारी वैकेंसी के लिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटी, फॉर्म भरने की अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। किसी के साथ इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो अवसर की क्या होगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर की समानता होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि नियुक्ति का अधिकार आपको मिल रहा है। किसी भी स्टूडेंट्स को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी देता है लोक सेवाओं में जाने का। 16(2) क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन नियुक्ति हेतु, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी पद पर नियोजन और नियुक्ति हेतु अमान्य नहीं किया जाएगा, अपात्र, अयोग्य नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता है। उस सेम स्टेटमेंट को यहाँ कॉपी किया गया है कि राज्य लोक नियोजन के मामले में, सरकारी वैकेंसीज के मामले में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसको अयोग्य नहीं कर सकता है। मतलब ये है कि वो ये नहीं कह सकती है कि आप किसी अन्य राज्य में जन्म लिए हैं तो आप बिहार राज्य में वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। यदि आप महिला हैं तो इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। आप पुरुष हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, इस मामले इसलिए आप अमान्य हैं, ऐसा नहीं कर सकती है। जन्म स्थान, इनमें से किसी पर अयोग्य, फॉर्म भरने में डिस्क्वालीफाई इस बेसिस पे नहीं किया जा सकता है कि आप हिंदू धर्म के हैं तो आप मुस्लिम धर्म के हैं, तो आप सिख हैं, तो आप ईसाई हैं। इन वजहों से आपको अवसर की समानता में कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। तो क्लियर हुआ कि राज्य के अधीन किसी भी सेवा में नियोजन के लिए अवसर की समानता होगी, फॉर्म भरने की स्वतंत्रता होगी, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इस आधार पर राज्य आपको अयोग्य नहीं कर सकता है कि आपका धर्म अलग है, आपका वंश अलग है, आपकी जाति अलग है, आपका समुदाय अलग है, आपका जन्म स्थान अलग है। इस आधार पे आपको अयोग्य नहीं किया जा सकता है। ये क्लियर हुआ? तो ये दोनों आर्टिकल 16(1) और 16(2) नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। राज्य के सेवाओं में जाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। सब फॉर्म भरे, सब वैकेंसी में बैठे, जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा। मतलब एग्जाम में बैठने की अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल है। अब 3 देखते हैं कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विशेष पद पर नियोजन में किसी क्षेत्र विशेष में अधिवास को अर्हता के रूप में घोषित करने से नहीं रोकेगी। अधिवास को अर्हता के रूप में नहीं रोकेगी। मान लीजिए कि राज्य को यह अधिकार होगा, राज्य को यह शक्ति दी गई है कि राज्य के किसी विशेष क्षेत्र को अर्हता के रूप में घोषित कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य है तो कैमूर जिला के लिए कह दिया कि इस क्षेत्र के विशेष व्यक्तियों के लिए ये चीज दिया जा सकता है।
यदि पश्चिमी चंपारण जिला है उसके लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। यदि किसी भी क्षेत्र में राज्य अपने क्षेत्र में अहर्ता के रूप में किसी अधिवास को किसी विशेष क्षेत्र के नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है, इसका ये मतलब हुआ। तो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विशेष पद पर नियोजन के लिए किसी क्षेत्र विशेष में अधिवास को, यानी किसी विशेष एरिया में आप वास कर रहे हैं तो उसको अहर्ता के रूप में घोषित कर सकती है। राज्य को यह अधिकार होगा, इसमें कोई ऐसी बात इसको ऐसा करने से नहीं रोकेगा। 4 में क्या कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों पर आरक्षण में कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी। इसमें यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई वंचित वर्ग है, कोई पिछड़ा वर्ग है, कोई अनुसूचित जाति है, कोई जनजाति है, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था राज्य कर सकेगी। उसके लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए उसको रोकेगा नहीं, ये इसमें जो भी उपबंध है उसको रोकेगा नहीं। राज्यों की शक्ति है कि पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, किसी अन्य वर्गों के लिए जो वंचित वर्ग है उसको विशेष श्रेणी में लाने के लिए एक सकारात्मक रिजर्वेशन की बात करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है। तो उसके लिए विशेष व्यवस्था राज्य कर सकेगी, वो इसको अधिकार होगा। और इसी बेसिस पर अलग अलग कैटेगरियां बनाई गई हैं जो पिछड़े लोग हैं। बिहार में तो ईबीसी, एससी, एसटी, बीसी, जनरल वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ये सभी प्रकार के कैटेगरियां इसी बेसिस पर क्या किया गया है, राज्यों के द्वारा बनाया गया, क्योंकि ये राज्य को अधिकार देता है कि किसी विशेष कैटेगरी को राज्य के नजरों में यदि उसका प्रतिनिधित्व कम है, उसकी संख्या कम है सेवाओं में, उसका रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था करके उसको बेहतर कर सकती है, प्रतिनिधित्व दे सकती है। 4 में क्या कहा गया, अनुसूचित जातियों जनजातियों जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर परिणामिक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति के मामले में कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी। देखिए, तो 4 का पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है। 4 का जो है पदोन्नति में, जैसे आपका नौकरी हो गया, आप सर्विस में हैं और वहां आपको प्रमोशन लेना है, तो क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका अधिकार देता है, राज्यों के अधिकार है कि प्रमोशन में किसी वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, ऊंचे पद पर वो नहीं है, आगे वाले पद पे नहीं है, तो वो अंदर से प्रमोशन दे करके, जब पदों पर रिजर्वेशन दे करके वरिष्ठता के आधार पर उसको प्रमोशन दे सकती है, वंचित वर्गों को आगे कर सकती है। ये राज्यों को अधिकार दिया गया है। तो 4 का मुख्य रूप से प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। ये 16 1 और 2 इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। 3, 4, 5 ये विशेष उपबंध करता है वंचित वर्गों के लिए। तो उम्मीद है कि आप ये समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 4 ख। अब देखेंगे कि 16 ख क्या कहता है। 16 ख बैकलॉग की बात करता है, जो वैकेंसी नहीं भरी गई किसी विशेष वर्षों में, उसकी बात करता है। ये कहता है कि किसी विशेष वर्षों में किसी कैटेगरी के लिए जो सीट रिजर्व था और वो नहीं भरा जा सका, वो आने वाले वर्षों में उस पर 50% की अधिसीमा लागू नहीं होगी। वो जितना सीट था उतना वैकेंसी को एक अलग कैटेगरी बना करके भरा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एससी का सीट किसी वर्ष में 400 था और 400 में वो 200 सीट ही भरा जा सका, तो 200 सीट तो रह गया उस वर्ष का, पार्टिकुलर वर्ष का।
तो जब अगला वैकेंसी आएगा तो इसको टोटल के टोटल 200 जोड़ दिया जाएगा उसके सीट में, उसका 50% का कोई सीमा लागू नहीं, मतलब कुल वैकेंसी ये जो बची हुई है उसको जोड़ दिया जाएगा, एज इट इज उतना पर वैकेंसी ली जा सकेगी उसकी। तो उसी की बात करता है ये कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी वर्ष में नहीं भरी गई सीट, मतलब बैकलॉग, किसी वर्ष में नहीं भरी गई ऐसी रिक्तियां जो खंड 4 और 4 क के अनुसार भरे जाने के लिए आरक्षित है। तो खंड 4 में आप देखे होइएगा कि पिछड़ा वर्ग लिखा गया है और 4 क में लिखा गया है अनुसूचित जाति और जनजाति। तो इन दोनों के कैटेगरी का जो सीट था जो भरा जाना था वो नहीं भरा जा सका किसी वर्ष में, तो उस सीट को सीधे सीधे आने वाले वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। उस पर 50% की जो सीमा है वो अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि इंदिरा साहनी केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। तो ये बैकलॉग पे लागू नहीं होगा, बैकलॉग के सीटों पे लागू नहीं होगा, ये ज्यों कहते हैं अगली वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। तो रिक्ति 4 और 4 क के अनुसार जो भरी जाने वाली आरक्षित सीट पे था और वो नहीं भरा जा सका, वो सीधे के सीधे नेक्स्ट वाले वैकेंसी में उसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। उस पर 50% की अधिसीमा लागू नहीं होगी। ये 4 क कहता है, यानी बैकलॉग को प्रोटेक्ट करता है किसी भी कैटेगरी का। 5 में क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप हेतु कोई पदधारी उसके शासी निकाय का सदस्य किसी विशिष्ट संप्रदाय का हो ऐसा राज कर सकती है, उसको नहीं रोकेगी ऐसा करने से। जैसे मान लीजिए कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक पद पर वो विशिष्ट रूप से उसी धर्म और संप्रदाय का लोग हो या रह सकता है, तो इसमें राज्य जो है दखल नहीं देगी, राज्य ऐसा करने से मना नहीं करेगी। इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसा करने से मना नहीं किया जाएगा। जैसे पादरी हो सकता है, मौलाना हो सकते हैं, पंडित जी हो सकते हैं, तो विशेष धर्म के लोग ऐसे धार्मिक और सांप्रदायिक शासी निकायों का विशेष धार्मिक लोग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ये कानून रोकता नहीं है, उसको ये बाध्य नहीं करता है। 16(6) में क्या कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात खंड 4 में वर्णित वर्गों से भिन्न आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि खंड 4 में 4 ख में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके अलावा कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में, आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के पक्ष में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त, वर्तमान में जो आरक्षण का सीमा है उसको छोड़ करके उसके अतिरिक्त अधिकतम 10% की सीमा तक रिजर्वेशन दिया जा सकेगा। तो 16(6) में आधार क्या बनाया गया, आर्थिक आधार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी राज्य चाहे तो आरक्षण की व्यवस्था, उसको आगे लाने की व्यवस्था कर सकती है। वह व्यवस्था वर्तमान में जो आरक्षण की सीमा है उसके अलावा, उसके अतिरिक्त 10% से अधिक नहीं दिया जा सकेगा। और इसी के आधार पर बना इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। और वर्तमान में इसकी रिजर्वेशन की सीमा कितना है, 10%। तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। आर्टिकल 16 पढ़ने और नियोजन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अवसर की समानता की बात करता है, सरकारी नियोजनों में अवसर की समानता की बात करता है। इसमें धर्म, मूल, जाति, धर्म, संप्रदाय किसी के आधार पर अयोग्य नहीं करता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान करता है। कोई धार्मिक पद पे उसी धर्म के व्यक्ति हो सके, इसकी भी व्यवस्था करता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है।
इसके अलावा एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की व्यवस्था की गई 16(6) में, और उसके लिए आरक्षण की सीमा अधिकतम 10% रखी गई वर्तमान सीमा के अतिरिक्त। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो हमें जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि और इसको सरल भाषा में बताने का प्रयास करें। कैमरामैन जरा आप इसको अच्छे से ले लीजिए ताकि लिखने में दिक्कत नहीं। थैंक यू सभी को।